हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फन पर। बीपीएससी के द्वारा तैयारी 1, 2, 3 में जितने भी गणित के सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो क्लास 1 से 5 का हो, 6 to 8 का हो या 9 से 10 का हो, जितने भी क्वेश्चन गणित का है उन सारे सवाल हम लोग व्याख्या करने वाले हैं गणित में। तो हम चैप्टर बाय सारे सॉल्यूशन को लाएंगे आपके सामने। आज हम जो शुरू करने वाले चैप्टर वो है संख्या पद्धति का, नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में जितने भी गणित के सवाल पूछा गया है वो सारे सवाल हम व्याख्या करेंगे आपके सामने। और कॉपी कलम लेकर के बैठिए, सारे सवाल को अच्छे से नोट्स करते जाइएगा और इसका फिर से रिवीजन कीजिएगा। सारी चीजों को आपका सब चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, आपके स्क्रीन पे आया होगा। पहला सवाल गौर कीजिएगा, दिया है निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भिन्न दिया है 13/18, 29/36, 41/45 और है 51/60। 51/60 आ गया, ठीक है। ये दिया गया है भिन्न, इसको सजाना है आरोही क्रम में। और सबसे पहले हमको करना क्या है, नीचे जो हर दिया गया इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा? 180। 18 से भाग दीजिए, 18 दही 180, 13 दही 130। इस तरह से हमको करना है। 36 पचे 180, 29 पचे 145। 45 से 4 बार कटेगा, 4 से गुना कीजिए, 4 कम 4, 4 चौका 16। 60 से भाग दीजिए, 60 दिया। 3 से गुना कीजिए, 3 कम 3, 3 पचे 15। अंश सबका आगे 130, 145, 164, 153। हर सबका 180 आएगा। हर सबका क्या आएगा? 180। लिखने की कोई जरूरत नहीं, मन में बैठा लीजिए, हर सबका 180 होगा। तो हर सबका बड़ा होगा अंश से। तो इस स्थिति में हमको करना क्या है, जब अंश सबका सेम हो, सबका अंश कितना होने वाला है, सॉरी सबका हर होगा 180। जब हर सबका 180 हो तो जिसका अंश छोटा वही सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा भिन्न होगा 13/18। आरोही क्रम में लिखने के लिए हम लोग छोटा से बड़ा की तरफ चलते हैं। सबसे छोटा भिन्न 13/18। इसके बाद देखिए इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा ये दिख रहा है 145 से बड़ा। आंसर होगा 29/36। फिर उसके बाद कौन होगा, उसके बाद इससे जस्ट बड़ा ये है, फिर उसके बाद सबसे बड़ा ये है। तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे 51/60 को, उसके बाद हम लिखेंगे 41/45 को। तो इस तरह से हमने क्या किया, आरोही क्रम में सजा लिया। समझे? तो ये देखिए किस ऑप्शन में है, ये शायद ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में है हमारा आंसर। ये इस तरह से चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। जब जब हर सबका समान हो, जिसका अंश छोटा वही सबसे छोटा होता है। ये सबसे छोटा हो गया। इसके बाद देखिए इससे बड़ा ये है, फिर इससे बड़ा ये है, फिर इससे बड़ा ये है। इस तरह से हम आरोही क्रम में चीजों को सजाते हैं। तो इस तरह से आपसे आरोही क्रम या अवरोही क्रम में पूछ सकता है सवाल को। ठीक है, उम्मीद आपको ये चीजें क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब हम अगले सवाल पढ़ते हैं। क्या सवाल ये है कि एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद अंडों की संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरा भर जाती है। तो कितने दिन बाद टोकरी 1/4 भरी थी? सवाल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति अंडे को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद अंडों की संख्या के बराबर है। मान लीजिए कि फर्स्ट डे, पहला दिन अगर वो एक अंडा रखता है तो दूसरे दिन कितना रखेगा? तो दूसरे दिन जो कहा ना कि दूसरे दिन उतना ही अंडा रखेगा जितना पहले था। पहले कितना था? एक था। एक अंडा रखेगा तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। तीसरा दिन कितना अंडा रखेगा? तो तीसरा दिन कहा क्या कि पहले दिन जितना रखा, इससे पहले जितना था उतना ही अंडा और रख रहा है, यानी कि 2 2 4। चौथे दिन कितना रखेगा? इससे पहले के दिन में जितना अंडा था उतना ही अंडा और रख रहा है, यानी 4 4 8। इसी तरह से अगर पांचवा दिन रखेगा तो पांचवा दिन कितना रखेगा? जितना पहले था उतना, फिर उतना ही और। तो 8 8 16। इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। तो हम यहाँ से क्या गौर कर पा रहे हैं, यहाँ से 1 दूना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि दुगुना होते जा रहा है। समय कितना होते जा रहा है? दुगुना होते जा रहा है। तो अगर हम इस पे जरा गौर करें तो चौथा से पांचवा दिन हुआ तो दुगुना हुआ। तो पांचवा से चौथे दिन कितना होगा? तो पांचवा से चौथे दिन अगर चलेंगे तो 16 से 8 चलने के लिए हमको क्या करना होगा? 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 16 से 8 करने के लिए 1/2 चलना होगा। फिर 8 से 4 करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 से 2 करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। आगे पढ़िएगा, सवाल ये फिर कहा है, किस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरा भरता है? टोकरी जो है 24 दिन में पूरा भरता है। समझिएगा, 24 दिन में टोकरी पूरा भर जाता है। अब 24 दिन में कितना होगा हम सबको तो निकालेंगे नहीं, हम करते हैं कि अपने मन से मान लेते हैं कि 24 दिन में x अंडा से टोकरी भर गया। x अंडा से टोकरी क्या हो गया? फुल हो गया, पूरा हो गया। तो 24 से एक दिन पहले 23वां दिन कितना होगा? तो 23वां दिन होगा
पहले से आधा, हम क्या देख रहे हैं, पीछे वाला दिन में क्या होता है कि आधा हो जाता है। तो अगर एक्स अंडा पहले था 24वां दिन, तो 23वां दिन कितना होगा, उससे आधा। फिर 22वां दिन कितना होगा, 23वां दिन जितना था उसका आधा। तो उसका आधा करेंगे तो एक्स बाय टू का आधा करेंगे तो कितना होगा, एक्स बटे टू गुने 1/2, तो हो गया एक्स बटे 4। तो सवाल तो यही कहा था ना कि कौन सा दिन, किस दिन में अंडा एक चौथाई हो जाएगा, यानी जितना पूरा भरा हुआ था उसका एक चौथाई एक्स बटा 4 भाग हो जाएगा, कितना दिन में, 22वें दिन में हो जाएगा। तो ये अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा लॉजिक वाला सवाल है ये, इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल की लोग हम लोग बढ़ते हैं। पढ़िए 3 नंबर में सवाल क्या है। किसी क्लब में सभी सदस्य या तंबोला या रम्मी में भाग लेता है। 320 रम्मी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं। क्लब में कितने सदस्य हैं। देखिएगा, ये वेन डायग्राम का सवाल है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा इसको। कौन कौन गेम खेल रहा है, एक है तंबोला गेम, एक है रम्मी गेम। तो कह रहा है कि 320 रम्मी में भाग लेता है, 320 जो है रम्मी में भाग लेता है, और सॉरी तंबोला में, नहीं 320 रम्मी में भाग लेता है। यहाँ 320 जो है रम्मी में भाग ले रहा है, और तंबोला में भाग लेने वाला है 350। 350 तंबोला भाग लेता है, और 220 दोनों भाग लेता है। तो 220 दोनों, दोनों मतलब ये पार्ट जो है 220 है, जो दोनों में दिखा रहा है। बात समझ में आ गया, ये दिखा रहा है। तो क्लब में कितने सदस्य हैं हमको ये बताना है, गौर कीजिएगा। ये तंबोला में इतना है टोटल 350, 350 में ये पार्ट भी शामिल है, और 320 में भी ये पार्ट शामिल है। हमको करना क्या है, टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के हमको करना क्या है, 350 प्लस 320 में से ये वाला पार्ट हटा दीजिए, क्योंकि ये पार्ट 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए इसको एक बार क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये दिखाएगा टोटल 10, चाहे वो तंबोला खेलने वाला हो, चाहे वो रम्मी खेलने वाला हो, या दोनों खेल खेलने वाला हो, टोटल 10 इतना दिखाएगा। इसको जोड़िए, 0 5 2 7 3 3 6, ठीक है, और 220 में से माइनस करना है। तो कितना है, 0 के 0, 0 के 0 हो गया, 7 में 2 घटेगा 5, 6 में 2 घटेगा 4। तो 450 अपना आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चौथा सवाल दिया गया है एक समीकरण के रूप में, ये 1 प्लस 27 बटे 169 इक्वल टू 1 प्लस एक्स बटे 13। हमसे पूछा किसका मान, हमसे पूछा एक्स का मान, बता दीजिए कितना होगा। एक्स का मान निकालना है, इसे करना कैसे देखेगा। 169 से एक में गुना कीजिए, इसके साथ जोड़े कितना आता है, इसके साथ जोड़ेंगे तो होगा 9 7 16 6 बाकी 6 7 2 9, 196 बटा 169 रूट अंडर, ये वाला फिलहाल ज्यों का त्यों। ये आएगा कितना, ये आएगा 14 बटे 13, क्योंकि 196 वर्गमूल 14 होता है, 169 का 13 होता है। 1 प्लस एक्स बटे 13, ये जो वर्गमूल आएगा ये प्लस माइनस में आएगा, किस में आएगा, प्लस माइनस में, क्योंकि हमको समीकरण में मान निकालना है। तो समीकरण में जब भी चर का मान निकालना हो तो वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में लिया जाता है। ठीक है, तो एक बार प्लस लेकर हल कर लेंगे, एक बार माइनस लेकर करेंगे। तो 14 बटा 13 प्लस वाला किधर का माइनस 1 होगा, एक्स बटे 13। तो 13 कम 13 में 14 घटेगा 1 बटे 13 बराबर एक्स बटे 13, 13 से 13 कटेगा, एक्स बराबर 1 आ गया। फिर हमको करना क्या है, माइनस मान लेकर हल करना है। माइनस 14 बटे 13 बराबर एक्स बटे 13, प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1, तो माइनस 14 बटे 13 माइनस 1 बराबर एक्स बटे 13। तो 13 कम 13 में 14 जोड़ेंगे तो माइनस 27, तो एक्स बराबर हो गया कितना, माइनस 27, क्योंकि बट्टा में 13 13 कट जाएगा, आंसर आ गया माइनस 27। एक माइनस 27 हो सकता है, वो एक हो सकता है, तो यही दोनों होगा अपना आंसर। तो देखिए किस ऑप्शन में, तो ये है ऑप्शन नंबर बी में भी और ऑप्शन नंबर सी में भी। यह है ऑप्शन नंबर बी में, यह है ऑप्शन नंबर सी में। तो 2 ऑप्शन हो रहा है हमारा आंसर, तो होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, दोनों होगा, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 5वां सवाल है कि 2 अंकों की एक संख्या में, सवाल देखिएगा क्या है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, संख्या क्या है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36, अंकों के गुणनफल 36, इसको चाहे तो हम ऑप्शन से बना सकते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है जरा गौर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, 3 ही ऑप्शन है संख्या वाला। तो पहला है 73, अगला है 94, अगला है 84। ये 3 ऑप्शन है अपने पास। ये तीनों ऑप्शन में हमको करना क्या, देखिए 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, अंकों के गुणनफल 36,
क्या इसके अंकों का गुणनफल 36 आता है? 7 और 3 को गुना करेंगे तो 36 नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इसको गुना करेंगे तो 4 नमक 36, हाँ ये तो आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन चेक करते हैं क्या और भी कुछ कहा जा रहा है। यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए, इस संख्या में 45 घटाएंगे तो 45 घटाएंगे तो क्या होगा? 49 में से 45 घटाएंगे तो 4 आएगा। 4 आने से क्या अंक पलटा? अंक पलटने का मतलब ये हो गया कि 49 में तो ये पलट करके कितना होना चाहिए? ये पलट जाएगा तो 9 इधर आएगा, 4 इधर आएगा, यानी 94 होना चाहिए। 94 आया क्या? बिल्कुल नहीं आया। इसका मतलब ये भी संतुष्ट नहीं किया है। ये करेगा क्या? 8 चौका 32 होता है, जबकि कहा जा रहा है कि 9 और 4 को गुना करके 36 आना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। तीन में से कोई नहीं, तीनों ऑप्शन संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हमारा आंसर हो रहा है। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल, छठा। एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच कुछ वस्तुओं को बांटता है। एक व्यक्ति है 4 बच्चों के बीच कुछ वस्तुओं को बांटने का काम कर रहा है। पहले बच्चे को कुल वस्तुओं का 1/2 भाग मिलता है। कुल वस्तुओं का 1/2 भाग बच्चे को मिलेगा, पहला बच्चा को। दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4 भाग मिलता है। दूसरा को कितना मिलेगा? तो जितना पहला को मिला उसका 1/4 भाग दूसरे को मिला। ये फर्स्ट को मिला इतना, सेकंड को मिला इतना, फिर थर्ड को कितना मिला? आगे देखिएगा थर्ड के बारे में क्या कहा। पहले आगे क्या कहा? तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4 भाग मिलता है। तीसरा को जो मिला पहले बच्चे का 3/4 भाग मिलता है। तो चौथे बच्चे को कितना अंश मिलेगा ये हमें बताना है। चौथा को कितना मिलेगा ये बताना है। ये देखिए कितना आएगा, 1/8 भाग, ये होगा 3/8 भाग। तो पहला को इतना मिला, दूसरा को 1/8 भाग मिला, तीसरा को 3/8 भाग मिला। ये हो गया तीनों का टोटल भाग। तो चौथा को कितना मिला? पूरे 1 में से इसको घटा दीजिए तो बच जाएगा जो, वो चौथा को मिलेगा। देखिए कैसे करेंगे हल। 8 8 सेम है, 3 1 4, ये हो गया 4/8। 4/8 का मतलब हो गया 1/2। 1/2 के 1/2 हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2/2 मतलब 1, यानी ये पूरे को जोड़ करके 1 आएगा। ये पूरे को जोड़ के 1 आएगा तो 1 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा? 0, यानी कि चौथा को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। तो क्या 0 है ऑप्शन में? तो 0 नहीं है ऑप्शन में, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई हमारा आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। -2/3 और 1/2 के बीच में दो संभव परिमेय संख्या। देखिएगा सवाल ये है 1/2 और -2/3। तो -2/3 का मतलब अगर कहा जाए तो लगभग 0.66 लगभग आते रहता है, तो लगभग 6.7 मान लेते हैं लगभग में, ये माइनस में। और ये हो गया कितना? 0.50। अगर हम संख्या रेखा पे थोड़ा सा इसको दिखा दें तो मान लीजिए ये 0 होगा बीच में, इधर होगा प्लस वाला, मान लीजिए यहाँ पर 0.50 है, और इधर मान लीजिए कितना है? -0.67 है, इधर होगा 1, -1। अब हमको कहा क्या है कि दो संभव परिमेय संख्या बताइए। चलिए हम इसको ऑप्शन से चेक करेंगे। पहला ऑप्शन है -1/6 और 4/6। क्या ये दोनों ऑप्शन इसके बीच में आएगा? इन दोनों के बीच में मतलब यहां से यहां तक में आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये कितना होगा, माइनस भाग देंगे तो 1/6 में लगभग ये हो जाएगा 3 लगभग आते ही रहेगा, लगभग 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये तो हालांकि इसके बीच में तो ठीक है, ये संतुष्ट किया। क्या 4/6 संतुष्ट करेगा? चेक करते हैं 4/6 को। 4/6 का मतलब हो गया 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। ये हो गया भाग, जब 2 में 3 से भाग जाएगा तो 0.66 आते रहेगा। ये प्लस में 0.66 जो कि इधर जा रहा है, इससे बड़ा हो गया, इसका मतलब ये ऑप्शन इसमें संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर बी में है -2/6 और 2/6। क्या ये दोनों इसके बीच में होगा? चेक करते हैं। तो ये अगर भाग देंगे तो ये होगा 0.6 लगभग 3 माइनस में आते रहेगा, ठीक है। ये कितना होगा? तो 0.333 लगभग आते रहेगा। तो ये दोनों मान जो है ना, ये दोनों मान इसके बीच में है। देखिए ये मान 0 और इसके बीच में होगा, और ये मान इसके बीच में होगा। तो क्लियर है, यही ऑप्शन अपना कौन हो रहा है? आंसर विकल्प बी। इसी तरह सी चेक कीजिएगा तो सी इसमें नहीं आएगा, सी से आगे चला जाएगा या तो पीछे रह जाएगा। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। 8वें नंबर का सवाल क्या कहता है, देखिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया है x पर पावर a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स पर पावर b इंटू सी माइनस ए, एक्स पर पावर c इंटू ए माइनस बी। गौर कीजिएगा, नीचे देखिएगा तो नीचे सबका आधार सेम है, यानी सबका बेस समान है, तो सबका पावर जुड़ेगा। सबका पावर अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़िए, इसको इसको और इसको, इन तीनों को जोड़े, a इंटू बी
ए बी ए सी, फिर इसको जोड़ेंगे बी सी माइनस ए बी, जोड़ ए सी माइनस बी गुना सी बी सी, ए बी प्लस में ए बी माइनस में, ए सी प्लस यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, ये प्लस में ये माइनस में कट गया, तो कुछ नहीं तो एक्स पर पावर जीरो बच गया, और किसी भी चर अचर पे पावर जीरो उसका मान हमेशा क्या होता है, एक होता है। तो ये किस ऑप्शन में है जरा देखिएगा, तो ये ऑप्शन नंबर अपना बी दिया गया है। ठीक है, आइए अगले सवाल पढ़ते हैं। 9 नंबर का सवाल क्या करें, लगभग हम 25 से 30 सवाल करने वाले हैं इस वीडियो में, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी कर देते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा फास्ट चल रहे हैं, आप वीडियो को धीरे करके देखिए, या तो 2 बार वीडियो को देखिए। आइए अगला सवाल लेते हैं 9 नंबर का। 3/4 पर पावर -6 गुने 4/3, इस पे दिया है -8, और 3/4 पर पावर n, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ देखिए तो पावर में चर है, जब कभी भी पावर में चर हो और उसका मान निकालना हो तो हमें दोनों तरफ का आधार समान करना पड़ता है। जब हम दोनों तरफ का आधार समान करेंगे तो कैसे करेंगे, उसी पे गौर कीजिएगा। यहाँ 3/4 है, यहाँ भी 3/4 है, क्या हम इसको 3/4 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, इसको रहने दीजिए, इसका अंश और हर पलट दीजिए। जब ये पलटी मारेगा तो 3 ऊपर 4 नीचे, जब ये पलटी मारेगा तो हर प्लस में हो जाएगा। जब अंश और हर पलटता है, जब अंश और हर पलटता है तो पावर में माइनस से गुना हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए 3/4 पर पावर n ज्यों का त्यों, नीचे बेस सेम है, पावर जोड़ेंगे जोड़ेंगे तो 8 में से 6 -6 + 8, ये हो गया n। यहाँ से n बराबर क्लियर है, n बराबर अपना क्या है, n बराबर 2 आ रहा है। देखिए किस विकल्प में है, ये किसी भी विकल्प में नहीं है, तो आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 पर पावर -1 प्लस 8 पर पावर -1 डिवाइडेड बाय 1/3/2 पर पावर -2 का सरलीकृत रूप बताना है। बस ये सरलीकरण का सवाल, इसे सॉल्व करना है, इसमें है नहीं कुछ। देखिए 4 पर पावर -1 मतलब 1/4, 8 पर पावर -1 मतलब ये 1/8, माइनस के बदले 1 देते हैं, 8 पर पावर 1 नीचे में आता है, माइनस के बदले 1 देते हैं, 4 पर पावर 1 नीचे आता है। ये करने का घातांक का नियम है। ये हम देखिए, जब यहाँ अंश और हर को पलटेंगे तो पावर में माइनस से गुना हो जाएगा, तो 2 ऊपर 3 नीचे, पावर में माइनस से गुना कीजिए तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ये होगा 4 दूनी या 8, 2 बार में भाग लगेगा, 2 एकम 2, 2 एक 3/8। ये देखिए ये हो गया 4/9, 4/9, जब ये पलटी मारेगा तो 3 ऊपर जाएगा, 3/8 भाग 4/9, 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8, यानी 1/6 अपना आंसर आ रहा है। यह है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, थोड़ा सा अस्थिरता से काम कीजिएगा, मिस्टेक हो सकता है। में भी n का मान निकालना है, ये भी सरलीकरण का बात है। देखिए यहाँ दिया है 2 पर पावर 2n - 1 इक्वल टू 1/8 टू दी पावर n - 3, n का मान बताना है, n का मान क्या होगा, गौर कीजिएगा। 2 पर पावर 2n - 1, इसको हल कर लेते हैं। 1 बाय, हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, बिल्कुल 8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, ये पावर ज्यों का त्यों n - 3, 2 पर पावर 2n - 1, इसको जब हम ऐसे लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर -3 इंटू n - 3, 1 के बदले यहाँ माइनस लग जाएगा। अब नीचे बेस सेम हो गया तो पावर सेम हो जाएगा, 2n - 1 इक्वल टू -3n, माइनस माइनस प्लस 3 दिया 9, इधर आएगा तो क्या होगा 3 2 5n, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 9 1 10, तो 5 दूनी 10, तो n बराबर यहाँ भी हमारा क्या आ रहा है, n बराबर 2 आ रहा है। देखिए n बराबर 2, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा। पढ़िए 12 नंबर का प्रश्न पढ़िए क्या, दो धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 306 है, यदि बड़ी पूर्णांक संख्या का वर्ग छोटी पूर्णांक संख्या का 25 गुना है तब उनका अंतर बताना है कितना। दो धन पूर्णांक संख्या के वर्गों का योग 306, दो धन पूर्णांक के बारे में कहा है, दोनों के बारे में पता नहीं है, मान लेते हैं बड़ा ये है छोटा ये है, तो दोनों के वर्ग, दोनों के वर्गों के योग के बारे में कहा 306, ये बड़ी है और ये छोटी है, ये हमने मान लिया। ठीक है, यदि बड़ी पूर्णांक के वर्ग, बड़ी पूर्णांक ये है कि वर्ग छोटी पूर्णांक का 25 गुना, छोटी पूर्णांक हुआ है इसका 25 गुना के बराबर है, ये दिया गया है, तब उनका अंतर बताना है क्या होगा। अंतर मतलब x - y का मान हमसे पूछा जा रहा है।
इसे करना है, सॉल्व करना होगा। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 25y, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर जब हम यहाँ पे 25y रखते हैं, ये कितना बनेगा 25y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 306। ये बनेगा द्विघात समीकरण। ये प्लस 306 इधर आएगा तो माइनस 306 बराबर 0। इसको सॉल्व करना पड़ेगा y के मान के लिए, क्योंकि y का मान निकालेंगे तभी हमें x का मान मालूम होगा। तो y का मान जरा सोचते हैं कैसे होगा। देखिएगा ये 306 तो 306 का जरा गुणनखंड करते हैं। तो 306 का गुणनखंड हम कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। 2 15 दूनी 30, 3 दूनी 6, 3 5 15, 17 तिया 51, ठीक है। तो यहाँ से 3 तिया 9, 17 दूनी 34। तो 34 में से 9 घटेगा तो 25 छोड़ेगा। 34 में से 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा 25। 34 में से 9 घटेगा तो आ जाएगा 25, ठीक है। इसको थोड़ा सा जल्दबाजी में करना होगा, तेजी में। यहाँ से अगर देखते हैं तो हम यहाँ से हम ये पाते हैं कि y का मान जो आएगा ना, y का मान 9 आएगा। y का मान कितना आएगा 9 प्लस में, क्योंकि माइनस में है तो y का मान प्लस में आना चाहिए। यहाँ y का मान प्लस में, ये 34 में, तो y का मान यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। लेकिन y का मान हमको माइनस में नहीं लेना है, y का मान हमें प्लस में चाहिए। क्यों? क्योंकि धन पूर्णांक की बात किया गया है। यहाँ से y का मान कितना आएगा, y का मान 9 आएगा। तो जब y का मान 9 आएगा तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा कितना, x बराबर रूट अंडर 25 और 9 रखेंगे यहाँ पर। तो 25 का वर्गमूल 5, 9 का वर्गमूल 3, 5 दिया 5 दिया 15। ये x का मान आ गया, ये y का मान आ गया। और अंतर पूछा था हमसे 15 में से 9 घटेगा कितना, तो 15 में से 9 घटेगा, आंसर अपना 6 होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो इस तरह से चीजों को हमें हल करना होगा, ठीक है। उम्मीद है चीजें आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए पढ़िए 13 नंबर का प्रश्न क्या करें। दो संख्याएं इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि पहली संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या का योग 142 है और पहली संख्या 4 गुना दूसरी संख्या से 138 अधिक है। दो संख्या, हम लोगों को दो संख्या के बारे में बात किया गया है। दो संख्या इस प्रकार से ज्ञात कीजिए कि पहली संख्या का 3 गुना, दो संख्या हमें पता नहीं, एक संख्या x मान लेते हैं, दूसरा संख्या y मान लेते हैं। एक संख्या x, दूसरी संख्या y। तो पहली संख्या का 3 गुना, दूसरी संख्या का योग, दूसरी संख्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 142। पहली संख्या के 4 गुना, पहली संख्या x है उसका 4 गुना 4x होगा। पहली संख्या 4 गुना, दूसरी संख्या इससे 138 अधिक है ये, अर्थात दोनों में 138 का फर्क होगा। यानी कि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन गया। इसको हल कर लेते हैं। ये होगा 4 3 x 7x, 8 10 का शून्य बाकी, 3 1 4 4 8 1 1 2, ये काटिएगा तो 7 चौका 28। x का मान आ गया यहाँ से हमारा 40। जब x का मान 40 आएगा तो 40 से 120, 120 धरा के घटेगा तो 22 बचेगा, यानी y का मान भी आ जाएगा अपना कितना 22। तो हमसे कहा क्या, यही तो कहा कि दोनों संख्या बताइए क्या होगा। एक संख्या 40 होगा, दूसरी संख्या 22 होगा। तो 40 और 22 वाला ऑप्शन अपना सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। इस तरह से हम चीजों को हल करेंगे। 14 नंबर का जो प्रश्न है कह रहा है कि दौरे पर गए एक व्यक्ति के पास अपने खर्च के लिए 4200 रुपया है। यदि वह अपने दौरे को 3 दिन के लिए बढ़ा देते हैं तो अपने दैनिक खर्च को 70 रुपया घटाना पड़ता है। दैनिक खर्च मतलब रोज का खर्च 70 रुपया कम करना पड़ता है। दौरे की मूल अवधि क्या होगी। मतलब ये कहीं घूमने गया है बेचारा, कोई एक आदमी है तो घूमने के लिए गया है। अब कितने दिन घूमने के लिए गया ये पता नहीं हमको। मान लेते हैं कि वो x दिन गया घूमने के लिए, मान ले कि x दिन घूमने के लिए गया और कुल रुपया लेके गया वो 4200। तो एक दिन का खर्च कितना होगा, तो 4200 बटा x, ये हो गया एक दिन का खर्च। और लेकिन उन्होंने मन बनाया कि आगे हमको 3 दिन और रहना है। कहा है कि अपने दौरा को 3 दिन और बढ़ाता है। उन्होंने मन बनाया कि x दिन से ज्यादा हम 3 दिन और रहना चाहते हैं, यानी x प्लस 3 दिन और रहना चाहते हैं। तो उस 4200 रुपया में से अब प्रत्येक दिन कितना खर्च करेगा, इतना खर्च करेगा, यानी कि पहले से खर्च कम करना होगा तब ना ज्यादा दिन रहेगा। बिल्कुल, पहले से हर एक दिन कम खर्च करना होगा। तो कितना हर एक दिन कम खर्च करना होगा, तो कहा 70 रुपया कम कम खर्च करना पड़ेगा। सवाल में देखिएगा लिखा हुआ कि उसे अपने दैनिक खर्चों में 70 रुपया की कटौती करना होगा। पहले एक दिन का खर्च इतना था, अब एक दिन का खर्च इतना हो गया है, यानी पहले की तुलना में 70 रुपया कम हो गया है। और यही दिया हुआ हमें प्रश्न में 70 के बराबर। अब इसे हमें करना है सॉल्व। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण हल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए हमको करना क्या है, इसे हम ऑप्शन से सोचेंगे कि ऑप्शन से कैसे पॉसिबल है। तो देखिएगा हम ऑप्शन से करने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 14 दिन, ऑप्शन नंबर बी में 12, ऑप्शन नंबर सी में 16। अब इसी तीनों ऑप्शन में से कोई हमारा आंसर हो सकता है। अगर ये तीनों ऑप्शन इसको संतुष्ट नहीं करेगा तो हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन पहले हम चेक करते हैं क्या ये तीनों ऑप्शन इसको संतुष्ट करता है या नहीं। पहला ऑप्शन है 14,
जब हम यहाँ 14 रखेंगे तो कितना होगा? 14 तिया 42 काट जाएगा। 14 3 17, 17 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो ये ऑप्शन हमारा संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। बी जब हम यहाँ पे 12 रखते हैं तो यहाँ पे रखेंगे तो 12 होगा। ये होगा 12 3 15। क्या 15 से कटेगा? 12 से कटेगा? कटेगा, बिल्कुल काटिए। 12 तिया 36, शेष बचेगा 6 पर 0 60, 12 पचे 60 जीरो। इसको काटेंगे तो 15 से कटेगा, 15 दूनी 30, शेष बच गया कितना? 12। 12 पर 0 120, 15 8 120 यानी 280, यानी कि ये 350 है और ये 280 है। क्या इन दोनों में अंतर 70 का है? तो बिल्कुल इन दोनों में अंतर 70 का है, संतुष्ट कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? विकल्प बी। लेकिन एक ही आंसर नहीं होगा, दो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण बनेगा, तो द्विघात समीकरण जब बनेगा तो एक्स का मान 2 आएगा। देखो 12 तो आ गया, क्या 16 भी संभव है? चेक करते हैं। अगर 16 होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 16 से काटेंगे तो 16 से कटेगा क्या? 16 से तो कट सकता है। 16 दूनी 38, सॉरी 16 दूना 32, 32 बच गया कितना? 10 पर 0 100, 100 96, 6 से बच गया 4, नहीं कटेगा। ये 16 3 19, ये भी नहीं कटेगा, इसलिए ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। एक ही आंसर अपना होगा, कौन सा? विकल्प बी। तो देखिए ये किस ऑप्शन में है? विकल्प बी तो है ही, हमारा आंसर हो गया 12 दिन। तो बस हम थोड़ा सा ऐसे जल्दबाजी में सोच सकते हैं, नहीं तो द्विघात समीकरण बनाने में काफी टाइम लगेगा। इसको हम ऑप्शन से ही हल करेंगे। क्लास टेस्ट में कमल के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 40 है। यदि उसे गणित में 3 अंक ज्यादा और अंग्रेजी में 4 अंक कम मिलता है तो अंकों का गुणनफल 360 होता है। कमल द्वारा दोनों विषयों में अलग अलग प्राप्त अंक बताना है। ध्यान दीजिएगा, एक क्लास टेस्ट में कमल के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 40 है। गणित यानी मैथ और इंग्लिश, इन दोनों में कुल मिलाकर के इसको अंक आया 40। ठीक है। यदि गणित में 3 अंक ज्यादा, मैथ में 3 अंक ज्यादा और इंग्लिश में 4 अंक कम, इंग्लिश में 4 अंक कम होता तो अंकों का गुणनफल यानी इन दोनों का गुणनफल 360 होता। तो कहा बताइए कि कमल द्वारा दोनों विषय में अलग अलग यानी कि मैथ और इंग्लिश में कितना कितना नंबर इन्होंने लाया है। इसको हल करके आपको बताना पड़ेगा। तो इसको करना क्या है? इसको हल करने के लिए हमें ऑप्शन ही मदद करने वाला है। तो देखिएगा ऑप्शन से हम कैसे हल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 21 19, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 12 28, ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा दिया है 21 और 12। इसी में से कोई हमारा आंसर हो सकता है। अगर इसमें से संतुष्ट नहीं करेगा तो हमारा आंसर इनमें से कोई नहीं। पहले चेक करते हैं इनमें से कोई है जो इसको संतुष्ट करे दोनों को। 21 और 19 रखते हैं तो क्या संतुष्ट करता है? मान लीजिए मैथ में 21 और इंग्लिश में 19, सवाल ही कहा कि कमल द्वारा दोनों विषय में कितना कितना। तो मान लीजिए मैथ में 21 इसमें 19, तो क्या दोनों मिलकर 40 होता है? तो बिल्कुल 40 हो रहा है। इसको तो संतुष्ट कर दिया। क्या इसको करेगा? चेक करना पड़ेगा। एम की जगह पर 21 रखिए और ई की जगह पर 19 रखिए। तो 21 और 3 कितना? 21 3 होगा 24, ये 19 में 4 घटाएंगे तो होगा 15, 15 को 24 में गुना करेंगे तो क्या ये आ सकता है 360? तो 15 चौका 60 के 0 बाकी 6 और 15 दूना 30 36, बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है। जब संतुष्ट कर रहा है तो हमारा आंसर कहां जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए की ओर। हमारा आंसर क्लियर हो चुका है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या और कोई ऑप्शन इसको संतुष्ट करेगा? जरा चेक कीजिए तो एक बार और। क्या और कोई ऑप्शन संतुष्ट करेगा? 18 12 40 होता है, तो ये हो रहा है 18 12 40। और क्या 12 3 15, तो 12 3 15, 28 में 4 घटेगा 24, ये भी संतुष्ट कर रहा है। 15 और 24 भी कर रहे हैं, संतुष्ट लगता है। क्योंकि देखिए दोनों को गुना करके भी 360 ही रहा है, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो ए बी दोनों होगा, तो ए और बी होगा, तो इसलिए हमारा आंसर होगा उपरोक्त एक से अधिक। फाइनली आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से आपको दो दो ऑप्शन जब जब ऐसा दिया जाए, यहाँ पर 5 ऑप्शन रहता है, इसीलिए आपको करना क्या है, थोड़ा सा दूसरे ऑप्शन को भी चेक करने की जरूरत पड़ता है। तो सब कुछ चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा, ताकि क्लियर हो जाए। तो आंसर अपना हो रहा है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में एक से अधिक। पढ़िए 16 नंबर का प्रश्न ये है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है। कोई भिन्न है, उसके हर अंश से 2 ज्यादा। यदि भिन्न एवं उसके व्युत्क्रम का योग इतना पूर्णांश है तब भिन्न बताना। इस तरह का सवाल तो ऑप्शन ए से उड़ाना होगा। देखिए कैसे उड़ाते हैं। ऑप्शन ए में है 5/3, ऑप्शन बी में 3/5, ऑप्शन सी में 5/7। सवाल में कहा कि भिन्न का हर अंश से 2 ज्यादा, अंश से 2 ज्यादा, ये तो अंश से कम है, ये नहीं होगा। इसमें चेक कीजिए, भिन्न का जो हर है अंश से 2 ज्यादा होना चाहिए। अंश तो 3 है, 3 से 2 ज्यादा होती है, सही है 5। ये पहला बात तो संतुष्ट कर गया। अगला बात क्या कहा? यदि भिन्न एवं उसके व्युत्क्रम का योग, भिन्न तो 3/5 है, इसका व्युत्क्रम होगा 5 ऊपर 3 नीचा,
जब इसको हल करते तो 3 तिया 9 और 9 5 5 25, 3 तिया 9 और 5 25, 25 9 34, बट्टा में 5 तिया 15। जब इसको पूर्णांक में लाएंगे तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 4 34। क्या यही है? बिल्कुल यही कह रहा है। 2 पूर्णांक 4/15 भी होना चाहिए। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जा रहा है। ठीक है, 17 नंबर का पढ़ते हैं। x बराबर 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस x इक्वल हो गया। इतना ही x का मान निकालना है और दिया हुआ है कि x बराबर नोट 2, यानी x का मान 2 के बराबर नहीं होगा। चलिए इसको छोड़िए, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। तब कहा x बराबर है, x किसके बराबर होगा? हमारे पास 3 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन से ही हमको करना होगा। ए नंबर ऑप्शन देखिए 1 1 दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है -1 1, ऑप्शन सी में दिया है -1 और -1। ठीक है, यहाँ से देखिएगा कि द्विघात समीकरण का रूप लेगा, द्विघात समीकरण का रूप लेगा, तो इसलिए x का मान 2 को संभव है। या तो ये या तो ये या तो ये, एक से ज्यादा भी हो सकता है। चेक करते हैं पहले, क्या ये संतुष्ट करता है? अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, x की जगह पर 1 रखते हैं तो कितना होगा? 2 में से घटेगा 1, ये हो गया 1/1। जब ये 1/1 है अर्थात ये 1 है, ये पूरा का पूरा 1 है, तो 2 में से घटेगा 1, यानी कि पूरा का पूरा मान 1 हो गया। तो 1/1 ये पूरा हो गया 1, 2 में से घटेगा 1, यानी कि 1/1, यानी x का मान 1 होना चाहिए। पहला संतुष्ट कर गया, x का मान 1 होना चाहिए। क्या x का मान -1 भी हो सकता है? इसको भी चेक करना पड़ेगा। हमारा तो आंसर 1 की ओर जा रहा है। ये चेक कीजिए, क्या -1 भी पॉसिबल है? अगर -1 पॉसिबल है तब तो और भी आंसर हो सकता है। चेक कीजिए क्या -1 होगा। अगर हम यहाँ पे -1 रखते हैं x की जगह पर, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2 1 3, ये हो गया 1/3, ये हो गया 2 - 1/3, 3 दूना 6 में से घटेगा 5/3। तो कहने का मतलब ये हल करके हो गया 5/3, 5/3 यानी 1/5/3 जब उल्टेगा तो 3 ऊपर जाएगा 5 नीचा, तो ये पूरा हो गया 3 ऊपर 5 नीचा, 5 दूना 10 में से 3 घटेगा 7/5, 7/5। ये संतुष्ट नहीं करेगा। x का मान यहाँ भी हमको रखना पड़ेगा, x का मान यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। x का मान इधर 1 है, अगर -1 इधर है तो इधर भी -1 होना चाहिए था, लेकिन संतुष्ट नहीं किया। हमारा क्लियर है, आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। ठीक है, अगर इसको हल कीजिएगा तो थोड़ा सा समय लगेगा, द्विघात समीकरण का रूप बनेगा और द्विघात समीकरण को आप हल कर दिएगा तो समय लगेगा ज्यादा, इसलिए ऑप्शन से करना है। ऑप्शन से कैसे होता है, यह आपको अभ्यास करते करते पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन से बनता है और कौन सा क्वेश्चन बिना ऑप्शन के बनता है। वो आपको आइडिया लग जाता है, सवाल को हल करते करते अभ्यास करके सब चीजें प्राप्त होता है। समझे बात को? आइए हम 18 नंबर का सवाल करते हैं। एक टीवी सेट बनाने वाले तीसरे वर्ष 600 सेटों तथा 7वें वर्ष 700 सेटों का निर्माण करता है, यह मानते हुए कि निर्माण एक समान रूप से प्रत्येक वर्ष एक स्थिर संख्या से बढ़ रहा है। 10वें वर्ष में निर्मित टीवी सेटों की संख्या कितना है? एक निश्चित संख्या से बढ़ रहा है, इसका मतलब ये जो सवाल है ये एपी से दिया गया, समांतर श्रेणी से सवाल दिया गया। ठीक है, तो समझते हैं फिर से। एक टीवी सेट बनाने वाला तीसरे वर्ष 600 सेट, तीसरा वर्ष 600 सेट बनाया। तीसरा वर्ष का मतलब ये हो गया तीसरा पद जब भी बोला जाए इसका मतलब a + 2d, इसका मान हमें दे दिया 600। फिर दिया 7वें वर्ष मतलब 7वां पद बोले तो a + 6d, और इसी का मान हमें दिया हुआ है 700। यहाँ से a और d निकाल लेते हैं। a हो गया प्रथम पद, d हो गया डिफरेंस, समांतर श्रेणी आप जानते होंगे। ये घटा दीजिए यहाँ से, तो a से a कट जाएगा, तो ये हो गया -4d, तो ये घटा करके आ गया -100, ये कटेगा 4 से 25 चौका 100, तो यहाँ से डिफरेंस हमें मालूम हो गया 25, डी हमें मालूम हो गया, ए निकाल लेते हैं। 25 दूना 50, 50 इधर आके घटेगा तो 550, यानी एक मान आ गया हमारे पास 550। और हमसे पूछा क्या? 10वें वर्ष मतलब a + 9d, जितना वर्ष कहा उससे एक कम डी लेना है, तो a + 9d का मान चाहिए, तो a + 9d का मान चाहिए। एक मान आ गया 550 और 9 × 25, हो गया 550, अब प्लस 25 नंबर 225 जोड़ते हैं, 5 के 5 5 2 7, यानी 775 रुपया अपना आंसर आ रहा है। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ये समांतर श्रेणी से जुड़ा हुआ सवाल है, ये चीज आपको समझ में आया होगा। ये प्रथम पद माना गया है, डी डिफरेंस, यानी कि अगर तीसरा पद का यानी तीसरे साल का कहा तो a + 2d, जितना पद कहा उससे एक कम डी लेना है। जितना पद कहा, जैसे इसमें कहा 7 वर्ष, तो 7 से एक कम 6d लगाना होगा। यहाँ का 10 वर्ष, 10 से एक कम 9d लगाना होगा। तो कुल मिलाकर आ गया 775 टीवी सेट का निर्माण ये करेंगे 10 सालों में। ठीक।
ठीक है। एक दीवार घड़ी में प्रातः 8 बजे ठीक समय कर दिया गया था। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे चलती है। 24 घंटा में 10 मिनट आगे चलती है। अगले दिन जब इस घड़ी में दोपहर के 1 बजे हो तो इसका ठीक समय क्या होगा? एक घड़ी है जो 8 बजे ठीक कर दिया गया। 8 बजे तो इसको ठीक कर दिया गया, समझे? लेकिन हुआ क्या, यह घड़ी 24 घंटा में 10 मिनट आगे चल जाता है। 24 घंटा में 10 मिनट आगे जाता है। तो अगले दिन जब इस घड़ी में दोपहर के 1 बजे होंगे, दोपहर के 1 बजे होंगे, यानी 1 पीएम होंगे अगले दिन दोपहर के 1 बजे, तो इसका ठीक समय क्या होगा? यानी कि वास्तविक समय हमसे पूछ रहा है। घड़ी को ठीक किया गया 8 बजे, 8 बजे सुबह में ठीक किया गया, यानी 8 एम में ठीक किया गया। तो 1 बजे तक में ये क्या कहता है, 1 बजे तक में 10 मिनट आगे हो जाता है। तो चलिए हम इसका सही समय ज्ञात करते हैं। कैसे? सबसे पहले तो ये सोचिए कि 8 बजे से लेकर के अगले दिन 1 पीएम तक में कितना घंटा होता है? 8 बजे एएम से लेकर के अगले 8 एएम तक में, अगला दिन 8 एएम तक में होता है 24 घंटा, यानी कि अगले 24 घंटा तो यहाँ हो गया। फिर 8 घंटा से लेकर के 1 पीएम, 8 से 1 पीएम क्या घंटा हो गया? 5 घंटा, 1 2 3 सॉरी 9 10 11 12 1, 5 घंटा हो गया। तो 5 घंटा इधर, 24 घंटा इधर, कुल हो गया 29 घंटा। यानी कि 29 घंटा में ये 10 मिनट आगे होता है। समझिएगा, सवाल नहीं कर रहा है कि 24 घंटा में 10 मिनट आगे चलता है, सॉरी 24 घंटा में 10 मिनट आगे होता है। जब 24 घंटा में, सोचिए 24 घंटा में 10 मिनट आगे हुआ तो 1 घंटा में कितना आगे होगा? 1 घंटा में 10/24 भाग आगे हुआ होगा, 10/24। और 29 घंटा में कितना आगे हुआ होगा? इतना। तो 29 घंटा में इतना वो चल गया होगा फास्ट। तो 29 से काटिए तो इसको 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 29 पचे 145 होता है, बट्टा में 12। तो ये काटिएगा तो लगभग 12 12 यहाँ 144 होता है। डेसिमल में कुछ आएगा तो लगभग ले लीजिए 12, लगभग ये 12 मिनट घड़ी आगे हुआ होगा। यानी कि 1 बजे तो दिखा रहा है समय अभी, तो 1 बजे दिखा रहा है जो कि 12 मिनट आगे है। वास्तविक समय से 12 मिनट ये आगे है, तो 12 मिनट घटा दीजिए। तो जब 12 मिनट घटाएंगे तो कितना होगा? जब 12 मिनट घटाएंगे तो इधर आएगा तो कितना बचेगा? इधर 1 चला के इधर बचेगा 12, यानी कि 60 में से 12 घटाएगा 48, यानी कि 12 बज करके 48 मिनट ये इसका वास्तविक समय होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। पढ़ते 20 नंबर का सवाल क्या करें। 20 नंबर का जो प्रश्न है, x पर पावर 31 प्लस 31 को भाग देना x प्लस 1 से। जब इसे भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? जब ऐसा सवाल दिया जाए तो सबसे पहले यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। +1 बराबर इधर आ जाएगा x बराबर -1। जब x का मान -1 यहाँ रखेंगे तो शेषफल में निकल जाएगा। इस शेषफल प्रमेय का नियम कहता है कि -1 पर पावर 31, 31 का मान तो -1 ही होगा, प्लस 31, 33 में से घटेगा, आंसर अपना चाहिए शेषफल कितना? 30। देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। शेषफल प्रमेय यही कहता है कि इससे इसमें भाग देंगे तो शेष क्या होगा? तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वहां से x का मान निकाल लीजिए, और x का मान निकालने के बाद यही मान यहाँ पर रख दीजिए, तो हल करके जो आएगा वो दिखाएगा शेषफल का मान। ठीक है, भाग देने पर तो लंबा समय लगेगा, आपको ये शेषफल प्रमेय लगाना पड़ेगा। आइए हम 21 नंबर का सवाल करेंगे। देखिए 21 नंबर का सवाल है, a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं। a है और b है, दोनों धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, दोनों धनात्मक पूर्णांक। जैसे कि a का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 है, a का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 है। हाँ, आगे फिर कहा कि b का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 5 है। तो मान लेते इसमें कोई संख्या है x, इसमें और कोई संख्या y, ये इसका वास्तविक संख्या है। a बराबर मान लीजिए 2x, ये मान लीजिए 5y। तो इसमें दो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड है, इस सवाल में कहा है। तो दो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड है, इसका मतलब दो सब में छुपा हुआ है, दो सब में छुपा हुआ है गुणनखंड के रूप में, इसका मतलब ये होगा सम संख्या। और 5 में छुपा हुआ है, इसका मतलब ये होगा विषम संख्या, ये हो गया विषम संख्या। फिर आगे कहा है कि a प्लस b का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? a प्लस b मतलब सम और विषम को जब जोड़ेंगे, सम और विषम को जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? सम और विषम को जोड़ने से हमेशा आपको विषम ही मिलेगा। सम और विषम को जब जोड़िएगा तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? हमेशा आपको विषम संख्या ही मिलेगा। और विषम संख्या को जब हम गुणनखंड करते हैं तो उसमें क्या आएगा, ये कह रहा है कि विषम संख्या का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड, विषम संख्या 1 शुरू होता है, 1 3 5 7 11 13 15 17 19, इसी तरह से ढेरों संख्या होगा। जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें ऐसा कोई फिक्स संख्या है जो आएगा? बिल्कुल नहीं, इसमें ऐसा कोई फिक्स संख्या नहीं है जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में आवे, कुछ भी आ सकता है, समझे? तो इनमें से कोई नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर अपना ई होगा। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें कुछ भी हो सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है,
कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमारा आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए 22 नंबर में दिया है 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 डॉट डॉट, फिर दिया है 1 + 1/120। ये सवाल दिया गया। देखिए इसको कैसे करेंगे। सिंपल इसको तोड़ना है। 2 एकम 2 1 3/2, 3 1 4/3, 4 कम 4 1 5/4 डॉट डॉट डॉट। स्क्वायर करेंगे 120 कम 120 1 121/120। जब इसको ध्यान से देखिएगा तो आप ये पाइएगा कि हमेशा ये 3 3 4 4 कट रहा है। बीच में जब और भी संख्याएं होता तो 5 से कोई कट जाता और बीच में भी कोई 120 ही कट जाता, तो बचता हमारे लिए इधर के 121/2। ठीक है, इसको भाग दीजिए, भाग दीजिए, आने तो 5 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो 5 से गुना करेंगे तो 5 कम 5 15 16 बाकी 5 कम 5 1 6 दशमलव 5 दूना 10 एक अंक के बाद हमारे पास आंसर आया 60.5। देखिए किस ऑप्शन में है ये है ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया हुआ। 121 में आप 2 से भाग दे दीजिए, नहीं तो 5 से ऊपर नीचे गुना कीजिए। 5 से ऊपर नीचे गुना इसलिए किए हैं ताकि नीचे में 1 पर 0 आ जाए। 1 पर 0 आएगा तो डेसिमल देना आसान हो जाएगा। आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर ए। पढ़िएगा 23 नंबर का। एक पिज्जा वाला पहले दिन 2/5 में पिज्जा, दूसरे दिन 3/4 पिज्जा और तीसरे दिन 9/16 पिज्जाओं का वितरण करता है। यदि प्रत्येक दिन की शुरुआत में उसके पास समान संख्या में पिज्जा थे तो उसने किस दिन सबसे अधिक पिज्जा वितरित किए। पहला दिन 2/5वां भाग बांटा, ठीक है। दूसरे दिन 3/4, ठीक है। फिर अगले दिन 9/16 भाग पिज्जाओं का वितरण किया है। यदि प्रत्येक दिन शुरुआत में उसके पास समान संख्या में पिज्जा थे तो उसे किस दिन सबसे अधिक पिज्जा बांटा है। ये कहा कि सबसे ज्यादा किस दिन पिज्जा को वितरण किया है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हमको इसमें चुनना कि सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, इसी से पता चल जाएगा। इसलिए करना क्या है, 5 4 और 16 का एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम जब लीजिएगा तो आएगा 80। 5 से भाग दीजिए, तो 5 से भाग तो कितना, 16 बार में 16 दूना 32, यानी पहला दिन 32 पिज्जा बांटा। 4 से 20 81, 20 60, अगला दिन 60 पिज्जा बांटा। 16 25 80, 9 25 45, अगला दिन 45 बांटा। हमने कहा गया कि उसने किस दिन सबसे अधिक पिज्जा बांटा, तो उसने किस दिन सबसे ज्यादा बांटा, तो 60 सबसे ज्यादा बांटा गया है। ये दिया है किस ऑप्शन में, दूसरा दिन। ये दूसरा दिन बांटा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो रहा है। यानी हमको ये चेक करना था 2/5 3/4 और 9/16 में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा हो रहा है, 3/4। यही सी दिन सबसे अधिक पिज्जा वितरण बांटा गया है। मजा आ रहा है। आइए 24 नंबर का सवाल पढ़ते हैं। एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 दिया है। कोई भिन्न है, उसके अंश और हर को जोड़ते हैं तो 11 आता है। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 2 घटा दिया जाए तो वो 2/3 हो जाता है। इस तरह के सवाल को भी हम ऑप्शन से ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी और सी में क्या दिया गया। ऑप्शन ए में 5/6, ऑप्शन बी में 6/5, ऑप्शन सी में 3/8। अब सवाल को पढ़ते क्या। एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। क्या अंश और हर को जोड़ के 11 आता है? 6 5 11, 6 5 11, 8 3 11। ये तो सब संतुष्ट कर रहा है। पहला सेंटेंस तो सब संतुष्ट कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 2 घटा दिया जाए। अंश में 1 जोड़ेंगे और हर में 2 घटाना है, हर में 2 घटाना है, तो घटाने से ये 2/3 होना चाहिए। क्या ही होगा, 5 1 6, बट्टा 6 में 2 घटेगा 4, ये नहीं होगा। इसमें होगा क्या, कहा अंश में 1 जोड़िए और हर में 2 घटाइए, तो होगा 6 1 7, ये भी नहीं होगा। ये जो देखिए 3/8 है, तो अंश में कहा 1 जोड़िए और हर में कहा 2 घटाइए, तो 3 1 4 बट्टा में 6, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 2/3 आ गया ना, 2/3 आ गया। वही तो कह रहा कि 2/3 हो जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो रहा है। ठीक है, सवाल को ठीक से पढ़ना है और ऑप्शन से ही इसको हल कर लेना है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं की बात किया है, अपरिमेय नहीं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय की बात कर रहा है। हमको ढूंढना है परिमेय संख्या कौन सा होगा। तो देखिए ऑप्शन में परिमेय संख्या कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में परिमेय साफ नजर आ रहा है। ये √9 है, √16 है। इसको गुना करेंगे तो 16 में 144 का वर्गमूल कितना हो गया, 12। ये परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा। ये एस्टेट में पूछा गया एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये। एस्टेट और बीपीएससी सभी का मिला हुआ सवाल हम लोगों के सामने आने वाला है। तो जो लोग एस्टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी फायदेमंद है, और जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी फायदेमंद है। यानी कि कुल मिला के सीरीज एस्टेट और बीपीएससी इन दोनों के लिए जरूरी है। इसलिए अगर हम इन सारी चीजों को अच्छे से देख लेते हैं
तो हमारा बहुत सारा पाठ मजबूत हो जाता है। आइए हम लोग 26 नंबर का सवाल करते हैं। 26 नंबर क्या कहता है? 26 नंबर का सवाल है कि 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? हमको डेसिमल मतलब विस्तार दिखाना है, क्या होगा? तो जब भी ऐसा सवाल दिया जाए ना, तो पहले इसको काटिए, अगर काटना संभव है तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में हर दिया है 343, हर ये 343 को जब तोड़िएगा इसका गुणनखंड 3 के रूप में आएगा, ठीक है? तो शांत और अशांत देखने के लिए हमेशा हमको हर देखना पड़ता है। शांत और अशांत ढूंढने के लिए हमेशा हमको क्या देखना है? हर को। हर हमेशा 2 या 5 के गुणज में होना चाहिए, 2 या 5 के गुणज में होना चाहिए। अगर 2 और 5 के गुणज में है, या सिर्फ 2 भी है या सिर्फ 5 भी है तो चलेगा। अगर ये है तो इसको हम बोलेंगे शांत। अगर इनमें से कोई नहीं है, अगर इन दोनों के अलावा कुछ नजर आ जाए तो वो हो जाएगा अशांत। तो ये 343 है, यहाँ साफ क्लियर है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ही आने वाला है, तो होगा अशांत। देखिए अशांत आवृत्ति ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। एक है अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती अलग होता है, अशांत अनावर्ती अलग होता है। अशांत आवर्ती का मतलब ये हुआ कि निश्चित दशमलव के बाद लगातार अंकों का रिपीटिशन होगा, और अशांत अनावर्ती का मतलब ये होगा कि दशमलव के बाद अंकों का रिपीटिशन तो होगा लेकिन किसी नियम के तहत नहीं होगा, किसी क्रम में नहीं होगा, इसीलिए इसको कहा गया अशांत अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती होता है अपरिमेय संख्या। अशांत अनावर्ती होता है हमेशा अपरिमेय संख्या। क्या ये अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं, ये परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए अगला सवाल 27 नंबर में है, ये तो बहुत आसान है। अभाज्य संख्या ढूंढना है, तो अभाज्य संख्या साफ ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो ऑप्शन बी अपना आंसर होगा। 23 क्या है? अभाज्य संख्या। आइए 28 में, किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या के रूप, विषम संख्या के रूप ऑप्शन नंबर ए देखिए, 2p+1 जो है ये हमेशा विषम का रूप है। क्यों? अगर हम p की जगह पर कुछ भी रखते हैं, जरा गौर कीजिए, p की जगह पर आप कोई भी प्राकृत संख्या रखते हैं, कुछ भी पूर्णांक रखते हैं या पूर्ण संख्या रखते हैं, तो क्या ये हमेशा विषम होता है? बिल्कुल। 2 एकम 2 1 3, 2 दूनी 4 1 5, 3 दूनी 6 1 7, यानी p की जगह पर कुछ भी संख्या रखिए, 4 दूनी 8 1 9, हमेशा लगातार विषम ही देता है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। 29 नंबर में पढ़िए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर सी में है 2√3/√3। ये दोनों कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो रहा है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो गया। आइए 30 नंबर में, √5 एक है। √5 क्या है? √5 एक संख्या है। √5 तो साफ क्लियर है, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम लोगों के आज का 30 सवाल पूरा कंप्लीट होता है। इन सारे सवाल को अच्छे से रिवीजन करिए, एक बार फिर से देखिए जहां दिक्कत हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, 30 सवाल और करेंगे उस वीडियो में। इस तरह से लगभग 92-93 सवाल है जो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, ठीक है? चलते हैं हम लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में।